हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पाठ पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान पाठ 12 घर्षण। तो बच्चों शुरू करते हैं हम यह पाठ कि घर्षण क्या होता है, घर्षण बल जो होता है वो कैसे है, और इसके साथ साथ जो है जैसे जब आप गिरते हो तो आप कैसे गिरते हो। जब गिरते हो तो आप नीचे ज़मीन पर गिरते हो, ऊपर हवा में तो नहीं जाते हो ना। ऐसे जब भी हमारी जो चीज़ें हैं वो गिरती हैं, जैसे पेड़ से फल गिरता है, हाथ में कोई चीज़ पकड़ी हुई है तो वो गिरती है, तो वो कहाँ गिरती है, नीचे ज़मीन पर गिरती है। तो वो क्यों गिरती हैं वो सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो यह हमारा पाठ है 12 घर्षण। तो शुरू करते हैं पाठ हम 12 कक्षा 8 घर्षण। आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा। जब भी आवश्यक होता है आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन बंद क्यों हो जाते हैं? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है उस स्थिति में भी बंद हो जाती है जब उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया गया हो। अंततः वह रुक जाती है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा है? केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? किसी चिकने और तथा गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है? अब आप ये चित्र देख रहे हो, उसमें चित्र में क्या है, केले का छिलका होता है, उस पर बच्चे चल रहा है तो वो गिर जाता है। तो वो क्यों गिरता है? तो बच्चों अब हमने ये जो पढ़ा है, आपने देखा है ना कि जब ट्रैफिक सिग्नल होता है तो जब लाल बत्ती जलती है तो क्या होता है, वाहन एकदम वहाँ पर रुक जाते हैं। वाहन क्यों रुकते हैं वहाँ पर? वो जो लाल सिग्नल है वो रुकने का सिग्नल है। और इसके अलावा जब आप चल रहे होते हो, आगे आप देखते हो कोई स्पीड ब्रेकर आ गया, कुछ आ गया, या कोई गड्ढा है आपको एकदम से दिखता है, तो आप क्या करते हो, अपनी ब्रेक लगा लेते हो, रास्ता थोड़ा सा बदल लेते हो। तो वो ब्रेक क्यों लगाते हो? और जब आप बॉल से खेल रहे हो, आप बॉल को फेंकते हो तब आपका बल लगता है, पर वो बॉल को आपने जितनी ज़ोर से फेंका उसके बाद जाके बॉल भी अपने आप एक जगह पर जाकर रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है वो सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। अब जैसे ये तो हमने आपको पहले वाहनों का बताया कि वाहनों में आप ब्रेक लगाते हो, स्कूटर पे ब्रेक लगाते हो, साइकिल में लगाते हो, और फिर जब रेड लाइट होती है तब आप अपनी वाहनें जो है अपना जिस पे भी आप सवारी कर रहे हो उसको रोक लेते हो। तो ऐसे ही आप कई बार क्या कर रहे होते हो, आपके हाथ में कोई कॉपी है, किताब है, आप क्या करते हो, उसको उसके पन्ने ऐसे फटाफट पलट रहे होते हो। तो क्या होता है, एक बार आप छोड़ भी दोगे ना उनको पलटना, एक दो पन्ने अपने आप पलटते हैं और फिर वो अपने आप बंद हो जाते हैं। और जब आपके यहाँ आप घर में भी होते हो, फर्श पर पानी गिरा होता है तो आप कितने आराम से उस पर पैर रखते हो कि कहीं हम इस पर फिसल कर गिर ना जाएं। तो बच्चों, तो आपने ये चित्र भी देखा कि कैसे वो बच्चे का पैर केले के छिलके पर आया और वो गिर गया। तो हम आप सब के इन प्रश्नों का उत्तर जो है इस पाठ में देंगे। तो इसमें क्या है आगे, घर्षण बल। घर्षण बल क्या, कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में देखो आप। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल बताया गया है। मेज पर रखी किसी पुस्तक चित्र 12.21 को धीरे से धकेलिए। आप देखेंगे कि कुछ दूरी चलकर वह रुक जाती है। इसी क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराइए। क्या इस बार भी पुस्तक रुक जाएगी? क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगाना चाहिए? इस बल को घर्षण बल कहते हैं।
तो बच्चों, जैसे आप एक बार तो किसी भी चीज़ को सीधी ऐसे मैंने आपको बोला ना कि जैसे आप बॉल को धक्का मार रहे हो, अब यहाँ पर एक बुक दिखाई गई है, एक बार तो उसको आपने आप देखिए डॉट डॉट से जो है बुक, उसको आप धक्का मार रहे हो तो क्या है, वो बुक दूसरे चित्र में देखोगे तो वो बुक अपने आप आगे हो गई, हाथ आपका वहीं पीछे है, तो उसमें गैप देखिए। और फिर दूसरी विपरीत दिशा में देखिए तो कितना अंतर है उन दोनों में। तो ऐसे ही आपके जो है धक्का मारने के उसमें भी अंतर आता है। आपने देखा कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हो तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। तो मतलब अगर आपने उल्टे हाथ से किया काम तो उसका जो है वो कार्य किस दिशा में होता है, राइट साइड पर होता है, आपके सीधे हाथ पर। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हो तो घर्षण किस दिशा में कार्य करता है, उल्टे हाथ की तरफ। जब आप सीधे हाथ से कार्य करते हो तो आपको कैसे दिखाई देता है, उल्टी दिशा। सीधे हाथ का कार्य आप उल्टी दिशा की तरफ देखते हैं, उल्टी दिशा का कार्य आप सीधी दिशा में देखते हैं। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। समझ में आया आपको? आगे देखिए, उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच में कार्य करता है। क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या यह पृष्ठों के चिकनेपन पर भी निर्भर करता है? आएं पता लगाएं। तो बच्चों, क्या होगा कि जब भी आप किसी पुस्तक पर करोगे तो वो दोनों तरफ एक जैसा ही होगा, अलग अलग थोड़ी होगा कि पुस्तक पर होगा, मेज पर, सभी पन्नों पर एक साथ ही बल लगेगा। आगे देखिए, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। घर्षण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं? किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी को बांधो, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, एक ईंट ली गई है, उसके क्या है, चारों तरफ एक डोरी बांधी गई है, और ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचिए। आप दूसरी तरफ देख रहे हो ना, हाथ में कमानी है, वो धागे से उसमें बांधी हुई है और उसको खींच रहे हैं। जैसे ही ईंट गति करना आरंभ करे, कमानीदार तुला का पाठ्यांक लीजिए। मतलब आप देखिए कि उसमें क्या आ रहा है, इससे आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच में लगता है। तो इसमें वो क्या दिखा रहे हैं कि आपने कितना जोर लगाया, वो इसमें आ जाएगा। तो आप ऐसे कीजिए। अब ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए और क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप उपरोक्त दोनों ही स्थितियों में कमानीदार तुला के पाठ्यांकों में कोई अंतर पाते हैं? इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेटकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। आपने क्या पाया? तो बच्चों, अब आपने क्या करना है, ईंट पर एक पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटना है और फिर दोबारा से वही कार्य करना है। तो आपको पता लग जाएगा कि जैसे जब पहले आपने ईंट को ऐसे ही धकेला और फिर पॉलीथीन पर धकेला और उसके बाद फिर आपने क्या किया, उस पर एक जूट का टुकड़ा लपेटकर उसको खींचा। अब कमानीदार तुला क्या है? कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार होता है। कमानी के इस प्रसार की माप इसके अंशकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता है। अब आप ये चित्र देखिए कमानीदार तुला का। इस चित्र में एक तरफ ग्राम लिखे हुए हैं, आप देख रहे हैं ना, बीच में ग्राम कमानीदार तुला है, ऊपर पकड़ने का हैंडल है और इसमें ग्राम लिखे हुए हैं, जैसे 0 ग्राम है, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ऐसे ये लिखे हुए हैं ना। तो अब इसमें नीचे हुक लगा हुआ है, इस हुक में आप कोई भी चीज़, कोई भी थैली लटकाओगे तो ये
आप बीच में देख रहे हो ना, माप के लिए लाइंस हैं, वो आकर वहाँ पर रुक जाएगी तो आपकी चीज़ उतने ग्राम की होगी। तो समझ में आया आपको? अब देखिए आप, एक और है, किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई अनंत समतल बनाइए। मतलब कोई भी मेज ले लो या फर्श ले लो और उसको बिल्कुल प्लेन करो। इसके लिए आप ईंटों के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग कर सकते हो। जैसे अगर आप की ज़मीन थोड़ी सी वो है तो आप क्या करो, 2 ईंटें ले लो और उस पर एक लकड़ी का तख्ता रख दो। अनंत समतल के किसी बिंदु ए पर पेन से कोई एक चिन्ह अंकित करो। अब पेंसिल से इस बिंदु के नीचे लुढ़कने दीजिए। रुकने से पूर्व यह मेज पर कितनी दूरी तय करता है, इस दूरी को नोट कीजिए। अब मेज पर कोई कपड़ा बिछा दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि कपड़े में सिलवट न हो। उपरोक्त क्रियाकलाप को फिर कीजिए। अब देखो पहले में क्या बता रहा है वो, आपने क्या किया, देखा है ये लकड़ी का तख्ता और बच्चे खड़े हैं, बिंदु ए देखो, और फिर आप क्या करो, ऐसे पेंसिल को उसने धकेला तो पेंसिल कहाँ तक गई। फिर बी में आप ऐसे उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा दिया और फिर उसने इस पर इसको धकेला तो पेंसिल कितनी दूरी पर गई। अब आपने इसको मापना है। मेज पर रेत की पतली परत बिछाकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। समस्त क्रियाकलाप में अनंत समतल का ढलान समान रखिए। मतलब समझ में आ गया आपको ये कि किस तरह से पहली आप उसमें देख रहे हो कि पेंसिल कितनी दूर गई और फिर जब कपड़ा बिछाया तो पेंसिल कितनी कम दूरी पर गई। किस स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है। अब आपको पता लग गया, ये चित्र देखा तो जिस पर आपने कपड़ा बिछाया है वहाँ पर क्या है, उसने कम दूरी तय की है। सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न क्यों होती हैं, इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। बच्चों आप भी कभी ये प्रैक्टिकल खुद करके देखना। प्लेन जगह पर आप किसी भी चीज़ से खेलोगे तो कितना आसानी से खेला जाएगा आपसे, और जब थोड़ी सी भी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होगी तो वहाँ पर आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप चल भी रहे हो, अगर वहाँ खेल भी नहीं रहे हो, प्लेन सड़क पर चलने में आपको कितना आनंद आएगा और आप कितनी जल्दी से जाओगे। अगर वही रास्ता ख़राब होगा तो उस पर चलने पर आपको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, आपको टाइम भी ज़्यादा लगता है और आपको मज़ा भी नहीं आता है। तो समझ में आ गया। ऐसे ही ये वो आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल है कि चीज़ों की जो दूरी को आपने मापना है वो कैसे मापोगे। तो ये एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे देखिए, घर्षण संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। चित्र 12.5, आप ये चित्र देख रहे हो 12.5, इसमें क्या है, एक मेज के ऊपर एक पुस्तक रखी गई है। उस पुस्तक के पृष्ठ भी आपको दिखाए गए हैं और मेज का पृष्ठ भी आपको दिखाया गया है। तो आगे पढ़ते हैं हम। 2 पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के बीच में धंस जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति करने का प्रयास करते हैं तो हमें इसे अंत बंधन इंटरलॉकिंग पर पार करने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदरे पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में आती हैं, जबकि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक लगता है। तो समझ में आ गया। अगर प्लेन कागज़ होते हैं तो आप कितनी जल्दी से, अगर वो थोड़ा सा ही कागज़ रफ़ हो जाता है तो आपको उसको पन्ना पलटने में भी आपको कितना टाइम लगता है। हमने यह सीखा कि 2 पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो। अब जैसे आपने एक चटाई बिछा दी है, उसके ऊपर एक बच्चा बैठा है
तो आप क्या करोगे, उसको खींचोगे तो आपको कितना ज़ोर लगाना पड़ेगा। अगर यही चटाई पर कुछ भी नहीं है, ऐसे ही चटाई बिछी हुई है, तो आप जब उसको खींचोगे तो वो 1 सेकंड में खींची जाएगी। तो क्या होगा कि जब चटाई पर अगर कोई बच्चा बैठा है और आप उसको खींच रहे हो तो आपको कितना ज़ोर लगाना पड़ रहा है। तो ऐसे ही आपके पास अगर पुस्तक है, वो उसके पृष्ठ अगर पतले हैं, तो आप पतले हैं और इसके साथ साथ बिल्कुल सॉफ्ट से हैं, सिल्की हैं, तो आप वो पन्नों को पलटने में कितना मज़ा आएगा। और वही अगर पृष्ठ उसके खुरदरे हों, थोड़े मोटे मोटे हों, तो आपको क्या होगा, उनको पलटने में भी आनंद नहीं आएगा, आपको पढ़ने में भी उस पुस्तक पर क्या लिखा है मज़ा नहीं आएगा। अब आप एक और चित्र देख रहे हैं। बॉक्स को गतिमान रखने के लिए लगातार धकेलना पड़ता है। अब जैसे एक मेज है, आप चीज़ है, कोई बॉल को फेंका तो बॉल तो अपने आप भाग जाती है। अब कोई भारी वस्तु है, वो उसको आप सोचो कि मैं थोड़ा सा धक्का लगाऊं और वो अपने स्थान पर पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता। बॉक्स को आपको उस स्थान पर पहुंचाने के लिए उस स्थान तक ही आप उस बॉक्स को धक्का लगाते रहेंगे। आप अपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था। यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो आप इस प्रकार का अनुभव कीजिए। कौन सा कार्य आसान है, विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दशा में सरकाना। तो बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे गतिशील अवस्था बॉक्स की कैसे होगी, यदि बॉक्स के नीचे रबड़ के टायर लगे होंगे तो आपको कितना मज़ा आएगा उसको धक्का देने में, वो अपने आप आगे आगे खिसक जाएगा। और अगर यही उसके नीचे कुछ भी नहीं लगा होगा, आप उसको धक्का मारोगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे उसको उसकी जगह तक पहुंचाने के लिए। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। तो बच्चों, कोई भी रुकी हुई वस्तु होती है, उसको अगर आपने विराम अवस्था में है तो उसको गति प्रारंभ करने के लिए आप क्या करोगे, उस पर धक्का लगाओगे, उस पर ज़ोर लगाओगे, तभी वो उस में कुछ परिवर्तन आएगा। और अगर कोई वस्तु जैसे हिल डोल रही है तो उसमें आपको क्या होगा, उसमें आपको ज़्यादा बल लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। जब बॉक्स सरकाना आरंभ कर देते हो तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिलता है कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धर सकें। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसीलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स को बनाए रखना सरल होता है। अब जैसे क्या होता है कि कोई भी डिब्बा है, जो बॉक्स है, मेज है लकड़ी की, अगर उसमें पहिए नहीं लगे हुए तो आप उसको धक्का मारोगे, शुरू में तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन जब वो सरकना शुरू हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा आराम मिलता है। लेकिन अगर यही उसके नीचे कुछ टायर का, रबड़ का कुछ बने होते हैं तो आपको उसको सरकाने में कितना हल्कापन महसूस होता है। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है। अब आपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए। किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़े रहना आसान है। मान लीजिए किसी गिलास का भारी पृष्ठ चिकना है तो उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी है, तो क्या उसे हाथ में पकड़ना आसान होगा अथवा कठिन हो जाएगा। तो बच्चों, आप देखिए, अगर गिलास में तेल लगा हुआ है तो आपके लिए वो क्या होगा, वो बारी आप पकड़ोगे तो वो बारी बारी क्या होगा, आपके हाथ से
फिसल जाएगा और नीचे गिर जाएगा। उसको पकड़ना आपके लिए कितना मुश्किल होगा। और ऐसे ही अगर बिना मतलब बाहर कोई भी चिकनाहट के आप किसी चीज़ को, गिलास को या कुल्हड़ को पकड़ते हो तो आपके लिए वो कितना ही इजी रहता है कि वो, क्योंकि आपके हाथ में उसकी पकड़ आ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि घर्षण अगर नहीं है तो हमारे लिए जो है वो गिलास को पकड़ना कितना आसान हो जाता है अगर उसका प्लेन सरफेस है। तो यह भी याद कीजिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। क्या आप घर्षण न होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जब तक आप अगर गीले फर्श पर भी चलते हो आप कितना डर डर के, और कीचड़ में तो चलना बच्चों बहुत ही मुश्किल होता है। ये तो आप बारिश के दिनों में देखते हो कि जब सड़कों पे या सूखी मिट्टी कितनी दलदली हो जाती है उस पर। अब जब आपके स्कूल के मैदान में, जैसे कच्चा मैदान है स्कूल में, जब बारिश आ जाती है तो बच्चे ग्राउंड में जाने से कितना डरते हैं कि गीली मिट्टी है, हमारे पैर फिसल जाएंगे, हम गिर जाएंगे। और ऐसे ही क्या होता है, आपके घर में सफाई हो रही है, पानी से धुलाई हो रही है, तो वहाँ पर भी आपको पैर रखने में डर लगता है। यदि घर्षण ना हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते। जब आपके शिक्षक चॉक से श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो श्यामपट्ट का रूक्ष पृष्ठ रगड़ कर चॉक के कुछ कणों को उतार देता है। आपने देखा है ना कि जब ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा जाता है, अगर वो साफ़ हो, समतल हो, तो टीचर्स कितनी आसानी से उस पर लिख लेते हैं। यही अगर उसमें खुरदरापन होता है तो उस पर लिखना कितना मुश्किल होता है। घर्षण के कारण दीवार में कील गड़ जाती है। अब दीवारें अगर प्लेन होती हैं तो क्या होता है बच्चों, उस पर लिखना कितना आसान हो जाता है। तो ये आपको समझ में आया? श्यामपट्ट से चिपक जाते हैं और इसी प्रकार श्यामपट्ट पर आपको लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण न होता तो उन वाहनों की गति को आरंभ की जा सकती थी, न ही उन्हें रोका जा सकता था और न ही दिशा परिवर्तित की जाती थी। तो बच्चों, जैसे आप चॉक से अगर प्लेन श्यामपट्ट होता है तो लिखते हो तो कैसे होता है, और उसके अलावा यदि सड़क और वाहन के टायरों के बीच में अगर क्या होगा, घर्षण नहीं होगा तो उन वाहनों को सड़क पर चलाना कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी जो स्पीड पर ब्रेक नहीं लग सकती थी, और उसके अलावा जब हम उनको रोकना चाहें तो वो रुक भी नहीं सकते थे, और ना ही हम उनकी दिशा में परिवर्तन कर सकते थे। जब देखो ज़मीन पर कितना घर्षण होता है, जिसकी वजह से आप ये चित्र देख रहे हो कि जूतों जो हैं वो उसके तले क्यों घिस जाते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर घर्षण होता है। जब हम चलते हैं तो हम पृथ्वी पर ही चलते हैं ना, तो क्या होता है, जिस चलने से हमारे जो जूते चप्पल हैं वो घिस जाते हैं। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी भी नहीं रुकेगी यदि वहाँ घर्षण न हो। हमें क्या होता है कि हमें जो भी किसी भी चीज़ को रोकने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है। जैसे अब दीवार पर आपको कील ठोकनी है, धागे में गांठ बांधनी है, आप घर्षण नहीं होगा तो आप क्या अपने घर भी नहीं बना पाओगे। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वह पेच, बॉल, बेरिंग अथवा जूते के सोल ही क्यों ना हो। बच्चों, जैसे आप सड़क या चलते हो तो आप कहते हो ना हमारा जूता नीचे से घिस गया है, वो हो गया। अब जैसे किसी भी वस्तु में पेच लगे होते हैं तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे वो पेच भी कैसे हो जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं, टूट जाते हैं। आप उनको एक दो बार खोलोगे तो वो टूटकर गिर जाएंगे। ऐसे ही आपने 12.8 में चित्र में देखो, रेलवे स्टेशन पर पैदल ऊपरिल की घिसी पिटी सीढ़ियाँ देखी होंगी, जिन पर जो सीढ़ियों पर अगर हज़ारों लोग रोज़ चढ़ते हैं उतरते हैं तो क्या होगा, वो सीढ़ियाँ भी कुछ समय के बाद कितनी आपको ख़राब लगेंगी।
आगे देखिए, घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए। आप क्या अनुभव करते हैं? आप बच्चों, आप देखा होगा आपने, जब सर्दी होती है तो हाथ किसी के बहुत ठंडे होते हैं, तो कहते हैं ना, आप दोनों हाथों को ज़ोर ज़ोर से रगड़ो, आपके हाथ कितने गर्म हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा, गर्मी पैदा हो जाती है। तो ऐसे ही अगर आप नॉर्मल अब बैठे हो तो ये तो आप भी करके देख सकते हो। बैठे बैठे अपने हाथों को ज़ोर ज़ोर से एक दूसरे के साथ रगड़ोगे तो उसमें कितनी गर्माइश आ जाएगी। वो क्या होगी? वो ऊष्मा होगी। आगे देखते हैं, जब आप माचिस की तीली को किसी रुष्ट वृक्ष से रगड़ते हैं तो वो आग पकड़ लेती है। आपने देखा है ना, माचिस की जो डिब्बी होती है उसके एक साइड में बना होता है, आप अगर उस पर माचिस की तीली को रगड़ते हो तो कैसे वो एकदम से आग पकड़ लेती है। आगे देखते हैं, आपने यह देखा होगा कि विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर जार गर्म हो जाता है। आप ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं जिनमें घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। निम्नलिखित अनुभाग में हम घर्षण को कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, क्या होता है कि जब हम कोई भी मिक्सर चलाते हैं बिजली का, तो क्या होता है कि वो जो है उसका जार जो है वो गर्म हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब आपकी मम्मी अगर रसोई में काम कर रही होती हैं तो आप आज ये देखना कि जब वो मिक्सी में मसाला पीसती हैं या कुछ पीसती हैं, अगर वो 4-5 मिनट से ज़्यादा टाइम उसमें पीस रही होती हैं तो आप उस जार को बाहर से हाथ लगाना, जब मिक्सी बंद हो जाए वो जार आपको कितना गर्म दिखाई देगा। तो आगे देखते हैं, घर्षण बढ़ना तथा घटना। पिछले अनुभाग में आपने देखा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय होता है। वो कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं? क्या आपने कभी सोचा कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों है? खांचे जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं, जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। आपने देखा है बच्चों, आप जब अपने पेरेंट्स के साथ जाते हो, जूते चप्पल खरीदते हो, तो आपके मम्मी पापा क्या हैं, पहले उसका नीचे का भाग देखते हैं कि ये जो नीचे आपका अगर बिल्कुल प्लेन होगा तो वो कहेंगे हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हम फिसलकर गिर सकते हैं। वो जब भी आपके साथ आपके जाएंगे, आप ये बात नोटिस ज़रूर करना। आपको तो लगेगा कि ये जूता बहुत सुंदर है दिखने में, लेकिन जब वो उसके नीचे का तला देखेंगे तो कहेंगे ये आपके लिए सही नहीं है, इससे आप गिर जाओगे। इसीलिए जो है जूते चप्पल के जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो हमेशा देख कर लिया जाता है, क्योंकि उसकी जो पकड़ होती है, क्योंकि चलना तो आप सिर्फ ऊपर की शोभा देखोगे, उसके नीचे का सरफेस नहीं देखते हो कि वो कितना पतला है या सिल्की है। अगर वो थोड़ा सा भी रफ होगा ना तो वो आपको चलने में और गिरने से बचाने में बहुत ही सहायता करता है। आगे देखो, इसी प्रकार कारों, ट्रकों तथा बुलडोज़र के टायर भी खांचेदार होते हैं। आप ये चित्र देख रहे हो ना, जिसमें जूते का भी नीचे का हिस्सा दिखाया गया है और टायर का भी दिखाया गया है। तो जिससे क्या है कि इनको सड़क पर चलने में आराम रहता है और गिरने का डर भी नहीं होता है। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं
तो उसकी ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते हैं, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। आपने देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपनी प्रतिद्वंदी को और अच्छी तरह पकड़ सकें। व्यायामी अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगा देते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सकें। तो बच्चों, आपने कबड्डी खेलते हुए या आप जैसे पिक्चर आई थी अभी पीछे वो सुल्तान, उसमें आपने देखा था कि वहाँ पर जब वो सलमान खान जहाँ पर कबड्डी सीखते थे तो वहाँ पर वो क्या करते थे, रेसलिंग वगैरह जितने भी ये खेल हैं वहाँ पर कुश्ती है, कबड्डी है, रेसलिंग, ये सब ऐसे खेल हैं जो कच्ची मिट्टी में खेले जाते हैं ताकि वहाँ पर एक तो खिलाड़ियों को चोट लगने का डर कम रहता है और दूसरा क्या है, मिट्टी में जब वो परीक्षण लेते हैं तो उनके हाथ नरम नहीं होते हैं, मिट्टी लगी होती है तो वो पकड़ने में कितना आरामदायक रहता है कि वो दूसरे खिलाड़ी को पकड़ लेते हैं। तो आपको अब इससे ज़्यादा समझ में आया होगा कि किस तरह से अगर हमारे हाथों में मिट्टी लगी होती है तो तो हमें वो चीज़ें पकड़ सकते हैं। अब जैसे आप देखो गर्मियों में कितना पसीना आता है, आपके हाथ में पसीना होगा तो आपकी चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं और गीलेपन से आप कुछ पकड़ भी नहीं सकते हो। तो इसीलिए क्या होता है कि जिम्नास्टिक करते हो आप या कबड्डी खेलते हो तो वहाँ पर खिलाड़ियों को हमेशा आप क्या देखोगे, अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हुए। तो इससे क्या होता है, उनमें घर्षण में वृद्धि भी हो जाती है और वो चीज़ों को अच्छे से पकड़ भी लेते हैं। यद्यपि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है, हम उससे कम करना चाहेंगे। वो कैसे है, अब जैसे आप ये चित्र देख रहे हो, इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। कैरम पर आप महीन पाउडर छिड़कते हो। क्यों छिड़कते हो? क्योंकि क्या होता है कि जब आप खेल रहे होते हो आप कैरम बोर्ड बच्चों, तो आप स्ट्रिगर मारते हो तो वो गीटियाँ इधर उधर नहीं हिलती हैं, तो आप लोग क्या करते हो, उस पर पाउडर डाल देते हो ताकि हमारी गीटियाँ जल्दी से स्लिप करके उस होल में गिर जाएं। और जब आपके घरों में आपने देखा होगा कि दरवाजे जब चू चू की आवाज़ कर रहे होते हैं तो आपके पापा क्या करते हैं, उसके जो कब्जे होते हैं ना, उसमें कुछ बूंदे तेल की डाल देते हैं, जिससे क्या होता है वो दरवाज़ा आराम से घूमने लगता है। और इसी तरह ही साइकिल और मोटर वाले जो मैकेनिक होते हैं वो मशीनों को गतिशील बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके कुछ भागों में ग्रीस लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, इन सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि कर ले घर्षण को कम करते हैं। जब तेल या ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील भागों के बीच में लगाते हैं तो वहाँ इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते हैं। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःबंधन का अंतःपाषण काफ़ी सीमा दूर तक हो जाता है, गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गति का उपयोग किया जाता है। तो समझ में आया बच्चों आपको कि हमें गतिशील वस्तु जैसे ट्रक है, कार है, बाइक है, स्कूटर है, इसमें आपने अब सुना होगा कि हाँ जी आज हमने इसको ग्रीस लगवाई है या आज हमने इसका ऑयल फिल्टर चेंज किया ताकि वो और अच्छे से चल सके। क्या हम पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण का घटाकर शून्य कर सकते हैं? तो बच्चों क्या आप ऐसा कर सकते हो? आगे देखिए।
पहिए घर्षण कम कर देते हैं। अब आप एक चित्र देख रहे हो, इसमें एक बच्चे ने एक बैग पकड़ा हुआ है और उसमें क्या है, व्हील लगे हुए हैं। लोटन घर्षण कम कर देता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर जड़े देखे होंगे। अब बहुत सारे बैग्स होते हैं, बहुत सारी अटैचियाँ होती हैं जिसके नीचे क्या लगे होते हैं, व्हील, जिसको आप रोलर बोलते हो। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों, भारी बैग को उठाना कितना मुश्किल होता है। ऐसे व्हील लगे बैग होंगे तो आप इसको खींचने में आपके लिए कितनी आसानी होती है। ये तो कार्य हर कोई कर लेता है। अब एक और है, बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिलें लीजिए। ये आप एक क्रियाकलाप देख रहे हैं, इसमें क्या है, बेलनाकार आकृति की आपने कुछ पेंसिलें लेनी है और इन्हें मेज के पर एक दूसरे के समानांतर रखना है। एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल सामने रखना है और इनके ऊपर एक मोटी पुस्तक रखनी है। अब पुस्तक को धकेलिए। आप यह पाएंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिलें लुढ़कती हैं। पेंसिल की इस प्रकार की गति को लॉटनिक गति कहते हैं। क्या आप यह अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील कराने से घर्षण कम हो गया है? क्या आपने भारी मशीनों को उनके नीचे लकड़ी के लट्ठे रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हुए देखा है? तो बच्चों, ये कितना इजी हो गया ऐसे करना। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लॉटनिक घर्षण कहते हैं। तो जब, अब जैसे पेंसिलें थी, ऐसे करते तो इधर उधर लुढ़क जाती। अगर उनके ऊपर बुक रख के किया तो वो किस तरह से गई। ऐसे ही क्या करते हैं, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के पर सरकने की तुलना में लोटन करना कितना आसान हो जाता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक है। अब तभी तो ये बैग बनाए गए ताकि इनको खींचना किस तरह से आसान हो जाता है। क्या आप समझ सकते हैं पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोज क्यों गिना गया है? अब पहिए बने तो बच्चों कितनी आसानी हो गई। पहले साइकिलों में लगे, फिर मोटरसाइकिल, स्कूटर, फिर कार, फिर उसके बाद आप देख रहे हो अटैची, बैग, कितनी जगह पर ये पहिए लगे। तो ये पहियों की खोज जो है वो कितनी हमारे लिए अच्छी साबित हुई है, क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। इसीलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिल की धुरी तथा नाभि के नीचे बॉल बेरिंग का उपयोग इसके सामान्य उदाहरण हैं। अब आपने देखा है छत पर भी पंखे लगे होते हैं, वो कैसे पंखा चलता है तो कैसे घूमते हैं, उनमें कितनी दूरी होती है। और इसी तरह साइकिल जो है उसमें पहिए लगे, तो ये आप देख रहे हैं अब यहाँ चित्र में बॉल बेरिंग जो हैं वो किस तरह से घर्षण को कम करते हैं। आगे है तरल घर्षण। आप जानते हैं वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। अब देखो, आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में वायु के बारे में, वायु कितनी हल्की होती है, आपको पता भी नहीं, अब ना वो आपके हाथ में आती है ना आप सिर्फ उसको महसूस कर सकते हो। फिर भी क्या है, गति करने वाली वस्तुओं पर क्या है, वायु घर्षण बल लगाती है।
इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों के नाम को एक तरल दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं? कर्षण भी कहते हैं। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल जो होता है वो वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। बच्चों, घर्षण बल जो होता है वो वस्तु की आकृति और उसकी तरल प्रकृति, एक होता है आकृति शेप, प्रकृति का इसमें क्या अर्थ है? प्रकृति मतलब उसका कार्य क्या है, वो क्या कार्य करता है उस पर निर्भर करता है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियाँ दी जाती हैं। आपके विचार से वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त होता है? वास्तव में उन्हें यह संकेत प्रकृति से मिलते हैं। पक्षी तथा मछलियाँ तरल में गति करते हैं। उनके शरीर में विकास इस प्रकार होगा कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का जो क्षय है वो यथासंभव कम होता है। आपने देखा है ना कि मछलियाँ जो हैं पानी में ही सही रहती हैं, क्योंकि उनको वहाँ से ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। अगर मछलियों को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो क्या होता है? वो जल्दी ही मर जाती हैं। तो ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं जिनको, जैसे पानी में रहने वाले जीव जो होते हैं वो पानी में ही सुरक्षित रहते हैं। आपने इन आकृतियों के बारे में कक्षा 6 में अध्ययन किया था। वायुयान की आकृति को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आप इसकी आकृति किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं? वास्तव में सभी वाहनों के डिज़ाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण जो है वो कम हो जाए। अब आप देखो, आपको यहाँ पर ऊपर हवाई जहाज का चित्र है और नीचे पक्षी है, तो क्या समानता दिख रही है? हवाई जहाज के भी बच्चों पंख दिखाए गए हैं, ऐसे ही पक्षी, तो दोनों का जो चित्र है बिल्कुल एक समान दिखाया जा रहा है। तो बहुत सी जो हमारे यहाँ पर चीज़ें हैं वो जो हैं एक दूसरे से आकृतियाँ जो हैं वो मिलती जुलती हैं। जैसे हवाई जहाज की आपने देखी अभी पक्षी के साथ, ऐसे ही आप बहुत सी आकृतियों को ध्यान में ला सकते हैं जो किसी चीज़ को देखकर ही बनाई जाती हैं। अब बच्चों, क्या है, आपने इस पाठ में क्या सीखा वो हम आपको संक्षेप में बताएंगे, तो आप ध्यान से ये सुने। घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। आगे, घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दिए गए पृष्ठों के युगल के लिए घर्षण इन पृष्ठों के चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है। घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे को कितने बलपूर्वक दबाते हैं। स्थैतिक घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति में गति में लाने का प्रयास करते हैं। समझ में आया आपको? ये इस पाठ में आप विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। आगे सुनिए।
सर्पी घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। घर्षण हमारे बहुत से क्रियाकलापों के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसी पृष्ठ को रुक्ष बनाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। जूतों की तली तथा वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाए जाते हैं। कभी कभी घर्षण अवांछनीय होता है। स्नेहक लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लोटन करती है तो लोटनिक घर्षण कार्य करना आरंभ करता है। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। कई मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। तरल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकृति प्रदान करके घर्षण बल को कम किया जाता है। तो समझ में आया बच्चों आपको? ये हमने जो इस पाठ में पढ़ा है उसके आपको मुख्य अंश बताए हैं। आगे देखिए, इसमें एक पहेली दी गई है। कुछ स्थितियों में मैं गति का विरोध करता हूँ। यद्यपि मैं गति को संभव बनाता हूँ, परंतु मैं सापेक्ष गति का सदा विरोध करता हूँ। दो गतिमान पृष्ठों के बीच लगाइए, वहाँ कुछ एक स्नेहक वहाँ बन जाता हूँ मैं छोटा। बनाइए गतिमान पृष्ठों को रुक्ष बना देता हूँ मैं गति को कठिन। मैं हो सकता हूँ स्थैतिक, सर्पिक अथवा लोटनिक, परंतु जब भी होते हैं दो पृष्ठ गति में होता हूँ मैं सदा वहाँ। मैं हूँ कौन? तो वो कौन है? तो इसका उत्तर होगा घर्षण। तो बच्चों समझ में आया आपको यह पाठ? अब हम इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान है पहला, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तु के पृष्ठों के बीच डैश का विरोध करता है। इसका उत्तर है गति। घर्षण दूसरा है, घर्षण पृष्ठों के डैश पर निर्भर करता है। चिकनापन। तीसरा है हमारा, घर्षण से डैश उत्पन्न होती है। इसका उत्तर है ऊष्मा। 4 नंबर पर देखिए, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण डैश हो जाता है कम। इसका उत्तर आएगा कम। अगला है हमारा, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से डैश होता है। इसका उत्तर है कम। आगे देखिए अब अगला प्रश्न, 4 बच्चों को लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है। सही व्यवस्था का चयन कीजिए। तो पहला क्या है, लोटनिक स्थैतिक सर्पी, और फिर है लोटनिक सर्पी स्थैतिक, फिर है स्थैतिक सर्पी लोटनिक, सर्पी स्थैतिक लोटनिक। आपने इनमें से जो है घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया था, तो सही व्यवस्था इसमें से कौन सी है? तो इसका उत्तर है स्थैतिक सर्पिक लोटनिक। समझ में आया आपको इसका उत्तर? तो इसका उत्तर होगा इन चारों में से एक, स्थैतिक सर्पिक लोटनिक। आगे है हमारा प्रश्न, आलेख
अपने खिलौने कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा। पहला है संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, समाचार पत्र, तौलिया। दूसरा है हमारा समाचार पत्र, तौलिया, संगमरमर का सूखा फर्श, संगमरमर का गीला फर्श, तौलिया, समाचार पत्र, संगमरमर का सूखा फर्श, संगमरमर का गीला फर्श। फिर है संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, तौलिया और समाचार पत्र। तो इसमें से इसका उत्तर क्या होना चाहिए सही? इसका उत्तर है सही हमारा, आप लिखिए इसका उत्तर, तौलिया, समाचार पत्र, संगमरमर का सूखा फर्श, संगमरमर का गीला फर्श। ये है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए। मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। इस पर लगे घर्षण बल की दशा दर्शाइए। तो इसका उत्तर है, यदि हम डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं और उस पर रखी पुस्तक नीचे की ओर सरकाना आरंभ कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में घर्षण बल की दिशा ऊपर की ओर होगी। अगला प्रश्न देखिए। मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो आप इसका उत्तर लिखें। यदि दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाती है, तो इसे गीले फर्श पर चलना कठिन होगा। चिकने पृष्ठों में विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं होती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएं परस्पर युग्म बनाती हैं। इसीलिए जब हम एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर गति करने का प्रयास करते हैं, तो कुछ ही बल लगाना पड़ता है। चूँकि घर्षण बल कम होता है, इसीलिए फिसलने की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। अब अगला प्रश्न देखिए। खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स क्यों पहनते हैं? व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है, खिलाड़ी कीलदार जूते घर्षण बढ़ाने हेतु पहनते हैं। चूँकि उन्हें खेल का अभ्यास करना होता है, इसीलिए उन्हें चाहिए कि जूते घिसे नहीं और खेल के दौरान खिलाड़ी फिसले नहीं। अगला प्रश्न देखिए आप। इकबाल को हल्की पेटिका धकेलनी है और सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका धकेलनी है। कौन अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगा और क्यों? इसका उत्तर है, सीमा को अधिक घर्षण बल का अनुभव होगा, क्योंकि घर्षण हमेशा आरोपित बल का विरोध करता है। आरोपित बल जितना अधिक होगा, उसी के समानुपाती घर्षण बल होगा। चूँकि भारी पेटिका धकेलने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है, इसीलिए उस पर घर्षण बल अधिक अनुभव होता है। व्याख्या कीजिए। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? इसका उत्तर है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, क्योंकि जब कोई वस्तु गतिज अवस्था में होती है, तो उसकी ऊपरी सतह के संपर्क बिंदुओं को समय नहीं मिल पाता है वे ज़मीन फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सकें। इस कारण सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। उदाहरण, किसी ब्लॉक को गतिज अवस्था में लाने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान ब्लॉक की गति
गति बनाए रखना सरल होता है। आगे देखिए आप, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों। तो अब आप इसका उत्तर लिखेंगे। घर्षण शत्रु है। घर्षण के हानिकारक प्रभाव निम्न हैं। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है। घर्षण से अत्यधिक ऊष्मा नष्ट होती है। ये तो था बच्चों घर्षण शत्रु है उसके प्रभाव। अब है घर्षण मित्र है। घर्षण अनिवार्य है, क्योंकि यदि घर्षण न हो तो चलना असंभव है। यदि घर्षण न हो तो गतिमान वस्तु को रोकना नामुमकिन है। यदि घर्षण न हो तो लिखना असंभव है। यदि घर्षण न हो तो भवन निर्माण नहीं हो सकता। आगे है वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। तो इसका उत्तर है, जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा क्षय होती है। अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। यही कारण है कि जल में तैरने वाली वस्तुओं को विशिष्ट आकृति प्रदान की जाती है, ताकि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। तो बच्चों यह था हमारा पाठ 12 घर्षण। हमने पहले आपको पूरा पाठ समझाया, उसके बाद हमने इसके प्रश्न उत्तर किए। आशा करते हैं आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया हो। अब हम आपको अगले पाठ पर मिलते हैं।